हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अभी तक हम लोग जो है 6 लेक्चर कर चुके हैं बच्चों। आज हम जो है इसका 7वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि धातुएं अधातुओं से कैसे अपक्रिया करती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए कि हम आपके लिए 100% और भी यूजफुल क्या है वीडियोज लाते रहें। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स के जो है नीट तक और जेईई मेंस एडवांस तक की वीडियोज मिलेंगी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10th की। आप अच्छे से बेस बना के पढ़ेंगे तो आगे आपको 11th और 12th का बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। 100% एनसीईआरटी का नोट्स। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। देखते हैं कि अपन को क्या पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। मेटल्स विद क्या है? नॉन मेटल्स, मतलब धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। चलिए बच्चों, तो ये अपना काम हो गया। हम लोग पढ़ेंगे धातुएं अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं उनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो धातुएं होती हैं ये थोड़ा सा बेसिक है, आप जब याद रखेंगे तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो जो धातुएं होती हैं उनकी बाहरी कक्षा में रिएक्शन करवाने से पहले कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। धातुओं की बाहरी कक्षा जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजी कोश। संयोजी कोश, वैलेंस सेल जिसे कहा जाता है, में 1, 2 या क्या है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। अच्छा, और बच्चा, और हम देखेंगे कि अधातुएं जो होती हैं उनकी बाहरी कक्षा में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधातुओं की बाहरी कक्षा में, मतलब वैलेंस सेल संयोजी कोश में 5, 6 या क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास धातुएं हैं उनमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या क्या 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बाहरी कक्षा में। इनमें अधातु में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या क्या है 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किसी की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिर्फ अक्रिय गैसें हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में क्या है बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनकी जो है बाहरी कक्षा में या जिनके संयोजी कोश में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्पेशली हीलियम के लिए है, या 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही जो है स्थायी माने जाते हैं। स्टेबिलिटी उन्हीं की होती है। तो बेटा क्या करते हैं कि बाहरी कक्षा में अगर हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, स्थायित्व किसे स्थायी मानेंगे? जब बाहरी कक्षा में
कक्षा में, किसी की भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसे स्थायी माना जाता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या माना जाता है बेटा? स्थायी माना जाता है। हीलियम के लिए 2, तो जो हमारे पास तत्व है अगर उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तभी वो स्थायी माना जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी माना जाएगा। अगर 8 से कम है तो अस्थायी माना जाएगा, लेकिन हीलियम के लिए 2। तो अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हीलियम तत्व के लिए, हीलियम के लिए बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्थायी माना जाता है, स्थायी माना जाता है। ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्योंकि हीलियम क्या है बेटा? अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों में क्या होता है? उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम की बाहरी कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही क्या है? 2 है। तो भैया उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, और अक्रिय गैस इनर्ट गैसेस ग्रुप नंबर 18 का है, तो इसको भी स्थायित्व में ले लिया जाता है। तो देखिए, न धातुओं में 8 इलेक्ट्रॉन है, न अधातुओं में बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थायी नहीं होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं होता है, और ये अपने स्थायित्व को ही प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया करती हैं, ये कहिए, या कहिए अधातुएं धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। किस लिए? अपनी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाए और ये भी स्थायी हो जाए। स्टेबिलिटी हर किसी को पसंद है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? स्टेबिलिटी के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए, कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जॉब करिए, अच्छे से कमाइए, और क्या स्टेबल रहिए, स्थायी रहिए, इधर उधर रिएक्शन करना ना पड़े, भागना पढ़ाना ना पड़े, कोई एक होना चाहिए जिसके साथ स्टेबिलिटी मेंटेन हो। तो चलिए अब देखते हैं, हम इसीलिए देखेंगे कि धातु अधातु अभिक्रिया आपस में करते हैं। इसको हटाते हैं ऊपर से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चा, हमको पता चल गया कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए धातु अधातु धातु में अधातुओं से स्थायित्व, अधातुओं से स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे बच्चों मैं ये भी लिख सकता था कि धातुएं अधातुएं आपस में काहे के लिए अभिक्रिया करते हैं? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ताकि उनकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक धातु लिया, हमारे पास मेटल है, ये क्या है? मेटल को हम रेड से लिख रहे हैं, सोडियम। और बेटा हमारे पास क्या है? इधर है क्लोरीन, ब्लैक से, अधातु ना, हैलोजन वाला। तो ये धातु है, जानते हैं कि हमारे पास जो इसकी कक्षा बनेगी ना, हमारे पास कितनी कक्षा बनेगी? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, जिसे हम क्या कहते हैं? के। इसके दूसरे में क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? एल ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक और कक्षा, जिसे हम क्या कहेंगे? के एल एम ना। तो हमारे पास क्या हो गया? देखेंगे हम। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाली जो हमारे पास कक्षा है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में कितना है? तीसरे में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10,
एक क्या है 11। इसमें आइए देखते हैं बेटा, क्लोरीन है, क्लोरीन के जो पहली कक्षा है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, जो दूसरी कक्षा है हमारे पास बेटा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना, और जो हमारे पास इसकी तीसरी कक्षा बनेगी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हमारे पास एक धातु है, ये क्या है अधातु है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और बच्चों इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना स्थायित्व पूरा करना है, स्थायित्व का मतलब कि उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या है इसको डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट कर देगा? क्योंकि किसी से 7 लेने से अच्छा है एक उसको दे दिया जाए। तब ये क्या है सेल, जो आउटर मोस्ट सेल है खत्म हो जाएगी, ये बाहरी कक्षा बन जाएगी। तो इसका जो है क्या हो गया, देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या करते हैं बेटा, आदान प्रदान करते हैं। एक प्रदान करता है, दूसरा आदान करता है ना, एक देता है, दूसरा क्या करता है रिसीव करता है। तो इस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसे के कहते हैं। हमारे पास ये के है, ये वाली कक्षा क्या है एल है, ये वाली क्या है एम है। इसमें भी ये वाली क्या है के, ये क्या है एल और ये क्या है एम। तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं की प्रवृत्ति होती है क्या, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों को देना, और अधातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो इसीलिए क्या है बेटा, इसमें 8 और इसमें भी ये दे देता है तो 8 पूरे हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, वहां तो दिखा दिए थे आपको, ये है सोडियम, इसमें की बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा रहे हैं। ये है बेटा क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, जिसकी बाहरी कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 7। तो यहाँ चालू करते हैं 1 2 3 4 और ये देखो हो गया 5वां, ये हो गया 6वां और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7वां। इसको एक पूरा करना है तो इसको एक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपना ऐसे डोनेट कर देगा। तो इसकी बाहरी कक्षा से ये भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो अब ये सोडियम को देखिए, सोडियम की बाहरी कक्षा वाला ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। तो देखो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे एक 7, यहाँ था 8 हो गया, 7 1 8 और इसका जो है हट गया, ये हट गया। तो अब ये वाली सेल भी क्या है खत्म, क्योंकि सेल किस लिए बनता है, इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन ही चला गया तो क्या हो गया। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसकी भी बाहरी कक्षा में क्या है 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसलिए क्या हो गया ये प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। अब एक पॉजिटिव है दूसरा बच्चा निगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है, तो इनके बीच में आकर्षण होता है और उस आकर्षण का ही नाम है क्या वैद्युत आकर्षण बल। और ये क्या है आयंस हैं, इसलिए इनको आयनिक बंध भी कहा जाता है। तो इनके बीच बेटा कौन सा, अब यहाँ से हटा रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो देखो ये बच्चा फिर एक बंध बना लेते हैं, पास में क्या है दोनों में आकर्षण हो जाता है, विद्युत आकर्षण बल की वजह से ये क्या है दोनों पास पास आ जाते हैं और बन जाता है NaCl, मतलब एक आयनिक यौगिक। तो जिस बल की वजह से ना, जिस बंध की वजह से ये बनते हैं उसे आयनिक बंध कहा जाता है और इसी को वैद्युत आकर्षण बल हम लोग कहते हैं, स्थिर आकर्षण बल। तो आइए देखते हैं बेटा NaCl बन गया तो ये हमारे पास किस प्रकार का आकर्षण हुआ, ये आपस में कैसे खींच लिए, कैसे ये बंध बन गया, तो हम इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बंध कहेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं आयनिक बंध, क्योंकि आयनिक यौगिक में बंध बना तो इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, मतलब स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं इसे ना, वैद्युत स्थिर बल कहे या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल।
क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, और चार्ज मतलब आवेश, आवेश से क्या हमारे पास समझ गया कहाँ पे, इलेक्ट्रो आ गया। क्या है? इलेक्ट्रो। स्टैटिक है, बॉन्ड आयनिक बंध कहते हैं। तो ये भैया आयनिक यौगिक बना हम लोगों ने देखा। अब आते हैं तो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। धातुएं और अधातुएं जब आपस में अक्रिया करती हैं तो क्या निष्कर्ष निकला, आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बंध बनने के कारण क्या है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं और आगे। NaCl, मान लो हमारे पास क्या है, MgCl2। हम लोग आयनिक यौगिकों का निर्माण देख रहे हैं। NaCl हम देख चुके हैं बेटा। एक है MgCl2, ये है। तो ये कैसे बना था, आओ इसको देखते हैं और विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। तो जब हमारे पास MgCl2, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। क्लोरीन 2 है। अभी हमने देखा था कि एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो बेटा 2 क्या है, क्लोरीन थे, हमने 2 क्लोरीन कर दिया। और 7 इलेक्ट्रॉन हमको करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है ना। फिर देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 7 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे यही क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ना, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या है 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नीशियम अपना इसको दे देगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 8। ये वाला देखो खिसक के यहाँ चला आया तो देखो 8 हो गया। ये वाला भी क्या है, इसको यहाँ पे दे दिया तो देखो यहाँ आ गया, तो ये भी क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ दिखाए हैं मतलब यहाँ रख दे रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो मैग्नीशियम देखो कैसे बंध बनाया। मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस वाले को, इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन बच्चा इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे 2 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गए। कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक ही तरफ लिख दे रहे हैं, इधर और इधर। और इस पे क्या है, इधर भी एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने लिया, और यहाँ पे इसने एक लिया। तो धन और ऋण, फिर क्या है 2 अपोजिट चार्ज। और हम जानते हैं कि विपरीत आवेशित क्या होते हैं, परमाणु। वैसे परमाणु जो विपरीत आवेश से आवेशित हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एक प्रकार का आकर्षण बल हुआ। यह आवेश की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रो क्या है, स्टैटिक बॉन्ड, स्थिर वैद्युत बंध या विद्युत स्थिर बंध कहते हैं। और आयनों में बनता है, इसलिए इसका नाम आयनिक बंध हुआ। ये आपस में खींच करके ना, पास पास आ करके अट्रैक्शन कर करके एक हो जाते हैं, तो बन जाता है MgCl2। तो हमने इसको भी देखा। अब हम और जो है यौगिकों को देखेंगे। तो ये चीज हमारे पास आई, आयनिक बॉन्ड हमारे पास ये बन के। मान लो आते हैं HCl, H है हाइड्रोजन है, और ये क्या है Cl है। इस पे देखते हैं कैसे। ये कई तरह के एग्जाम्पल हैं कि हमको ये दिखाता है। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इसमें हमारे पास क्या है 1 की जरूरत पड़ती है। तो ये फिर कैसे होगा, क्या ये बंध बनाएगा? ऐसा नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हम लोग अधातु ही मानते हैं, धातु नहीं। इसमें धातु और धातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं, भले ये क्या है धातुओं के साथ में है और Cl में। तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का क्या है आदान प्रदान नहीं हो सकता ना। लेकिन आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन क्या है सीधे के सीधे स्थानांतरित किए जाते हैं, इसमें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि आयनिक बंध। अब हम यहीं पे लिखेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो अब जो परिभाषा थी कि धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया, आइए देखते हैं, लिखते हैं धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। तो बच्चा हमने देखा कि धातुएं क्या करती हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं,
जब वो अधातुओं से अभिक्रिया करती हैं तब। चलिए, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। तो धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये देखो आयन्स इस पे हैं, जैसे NaCl ना, ये प्लस में है और Cl क्या है, माइनस में। जैसे Mg हमने देखा ये +2 में है और Cl हमारे पास क्या है बताइए, माइनस। क्यों? क्योंकि 2 Cl है तो हमने MgCl2 ऐसे कर लिया। तो अगर इनको तोड़ें, तो अगर हम MgCl2 को जैसे तोड़ें, इसको तोड़े तो ये बना हमको MgCl2 को। बच्चों अगर हम लोग तोड़ेंगे कैसे, जब जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इससे हमको एक बात और पता चली कि आयनिक यौगिक क्या है, जल में क्या है, विलेय होते हैं। तो जब ये अभिक्रिया किए, इनको हमने पानी में जल में डाला तो ये किस में टूट गए, Mg+2 में, और Cl जो है क्या है 2Cl- में। एक Cl पे 1 चार्ज, 2 Cl पे 2 चार्ज हो गया, और इस पे देखो क्या है Mg+2 चार्ज में ये हमारे पास टूट गया। तो आयनिक यौगिक उसी को हम लोग कहें कि जो जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाए, किसी भी प्रकार से कहिए सब सिद्ध होता है कि ये आयनिक यौगिक है। इसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक बंध क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो याद रखना बेटा, धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, जैसे उनके ऊपर आवेश आ जाता है, और विपरीत आवेश होने के कारण वो दोनों क्या है, एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और हमको एक प्रकार का यौगिक प्राप्त हो जाता है, जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। चलिए अब आते हैं, हटाते हैं थोड़ा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इसमें भौतिक गुणों की ही बारे में बात होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मतलब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। गुणधर्म में बेटा पहला गुणधर्म हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक प्रकृति मतलब फिजिकल नेचर। पहला क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर बाबू मतलब भौतिक प्रकृति कैसी होती है, मतलब ये किस अवस्था में रहते हैं, ठोस, द्रव की गैस। जब बात आए भौतिक प्रकृति की, तो जैसे हम लोग पढ़े थे न, क्या स्टेट ऑफ मैटर की सॉलिड की लिक्विड की गैस। पदार्थ को जैसे हम भौतिक रूप से क्या है 5 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्स, कंडेंसेशन, लेकिन पढ़ते हैं 3 ही, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो आयनिक यौगिक में क्या लिखेंगे बेटा, आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल, क्या है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होते हैं भैया, हमारे पास ठोस, दूसरा कठोर, ठोस होगा लेकिन कठोर भी होगा ना, मजबूत, और क्या होता है बेटा, भंगुर। भंगुर का मतलब कि अगर बहुत ज्यादा बल लगा दिए तो चटाक से क्या टूट जाएगा। जैसे नमक है हमारा NaCl ढोका,
उसको कितना ठोस रहता है, हाथ से दाबो तो क्या है कठोर है, लेकिन और बल लगा दे तो चटक के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम ही है, कोई और ज्यादा बल लगा दे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे ना। भंगुर है, ठोस है लेकिन भंगुर है। चलो तो बेटा क्या कहते हैं, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तो भंगुर जब है तो लिख लेंगे ना, भंगुर होने के कारण, होने के कारण अत्यधिक बल लगाने पर, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाते हैं, टूट जाते हैं या बेटा चिटक जाते हैं, चिटक जाते हैं। ये हमने पहला देखा, आयनिक यौगिकों के गुणों में हमने पहला गुण देखा। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चा। दूसरा में देखेंगे गलनांक और क्वथनांक। क्या देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब बच्चा इसे कहते हैं गलनांक और क्या है, क्वथनांक। मतलब ये बात हो रही कि कितने ताप पर आयनिक ठोस क्या हो जाएगा बेटा, पिघल जाएगा, उसे कहते हैं गलनांक। और कितने ताप पर वो उबलने लगेगा उसे कहते हैं क्वथनांक। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है प्रबल, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो किसी ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं टूट जाते हैं। तो आकर्षण ये होता है। चलिए तो क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक में प्रबल आकर्षण बल होने के कारण, होने के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। याद रखना बच्चों, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इतनी आसानी से नहीं कि छोटी छोटी जो है थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, थोड़ा सा फुस से जो है निकल गए, अब टूट गए, अब नहीं जुड़ेंगे, ऐसे नहीं। नमक को देखिए आप, साल्ट को, जिसमें जो है हम लोग दाना भुजवाते हैं, आपने देखा होगा कि रोड पे जो है दाना भूंजने वाले भैया भूंजते रहते हैं, तो अपनी कढ़ाई में वो नमक लिए रहते हैं। बहुत से लोग बालू से करते हैं, लेकिन जो है बालू उलूम भट्टी वाले बड़े में, नहीं तो नमक का किया जाता है। और उस नमक को जो है हीट लगा लगा कोयला डाल डाल के, लकड़ी डाल डाल के क्या करते रहते हैं, उसको उसमें दाना भूंजते रहते हैं, दाना भूंजते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नमक पिघलता नहीं, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, लगभग 800 क्या है बेटा, डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। यहीं पे देखो बता दे रहा हूं कि साल्ट का NaCl का गलनांक, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है, NaCl का गलनांक कितना होता बेटा, 800 डिग्री सेल्सियस है। ये गलनांक है, क्वथनांक की तो बात ही जाने दो, पहले गलेगा उसके बाद जाके फिर क्या है, वेपर बनाएगा, तब उबलेगा। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इनके भौतिक प्रकृति, गलनांक और क्या है, क्वथनांक को देख लिया। आइए देखते हैं इनकी घुलनशीलता, तीसरा इनकी प्रॉपर्टी। इसको हटाते हैं बच्चों, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा देखिए, चीजें आपको याद रहेंगी। और जब आप ऐसे देखेंगे तो हमारी तरीके से स्पीड भी आपको आ जाएगी, मेंटेनेंस होगा। तो बेटा तीसरी गुण को हम देखते हैं, घुलनशीलता। घुलनशीलता को हम लोग कहते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या है, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता, मतलब आसानी से, जैसे ना हम ही हैं या आप हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन किसमें घुलेंगे, जो अपने जैसा होगा।
ये क्या रहते हैं, आयनिक, आयनों वाले, मतलब जो पोलर हो, जो क्या हो, ध्रुवीय हो, उसमें जैसे जल, क्या है, जल। तो ये जल में विलेय होते हैं, लेकिन क्या है, कार्बनिक विलायकों में जैसे केरोसिन वगैरह में ना, तेल में वगैरह में ये घुलते नहीं हैं। आप तेल को में नमक डाल के करिए, कभी नहीं घुलेगा, पानी में घुल जाता है। हम लोग मंजन करते थे, तेल में क्या है, नमक लगा लगा के देखो, होता था, घुलता था, नहीं घुलता था ना। तो कौन सा आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि वो नमक घुलता नहीं है, तो घुला कैसे, चेक कर लेना, अगर उसमें नमक होगा तो वहां पता चल रहा होगा, नहीं तो नमक नहीं है। झूठे कह रही है प्रियंका चोपड़ा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है। तो क्या बोलेंगी बेटा, आइए देखते हैं। आयनिक यौगिक या आयनिक यौगिक कौन सा, ध्रुवीय विलायकों, ध्रुवीय विलायकों, और ध्रुवीय विलायक हमारे पास वगैरह क्या है, जल, जिसे अकार्बनिक विलायक भी कहते हैं। ध्रुवीय विलायकों, अकार्बनिक विलायकों, एक ही नाम है बेटा, अकार्बनिक विलायकों ने जैसे जल में घुलनशील होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो हैं बच्चा, वो क्या हैं, जल में घुलनशील। ये देखो, आयनिक यौगिक जल में क्या है, घुलनशील हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं है। परंतु किंतु परंतु बंधु, परंतु कार्बनिक विलायकों विलायकों जैसे न तेल, वसा न, और क्या है, पेट्रोलियम वगैरह, केरोसिन वगैरह न, केरोसिन इत्यादि में अघुलनशील हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं, घुलता नहीं है। तो आपसे बच्चा यही तो क्वेश्चन बना कि आयनिक विलायक जो है, सॉरी, आयनिक यौगिक किसमें घुलेगा, किसमें नहीं घुलेगा। तो जल में तो घुलेगा, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल और ये सब तेल वगैरह में नहीं घुलेगा। तो बच्चों आप देख लीजिए, एक लास्ट इसका हम लोग देखते हैं, इसकी क्या है, विद्युत चालकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता या विद्युत, सॉरी, वैद्युत लिखो चाहे विद्युत, एक ही बात होती है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो इस हेडिंग को जो है हम मिटा करके जो है ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको लिखना ज्यादा है। तो आइए, आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, चाहे ना बैठिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर लेके बैठिए बेटा, ताकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएं, ये एनसीईआरटी भी का सारे पॉइंट्स हैं, वही के नोट्स हैं, उसी से जो है सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आप उसको अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करिए, और ताकि बार बार पढ़ते रहिए। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। चलिए, तो चौथा हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टीवीटी आप 12th में भी पढ़ेंगे यही चीज, जब हम सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाएंगे, ठोस अवस्था। तो जिन्होंने सॉलिड स्टेट पढ़ा उनको याद आ जाएगा कि भैया विद्युत क्या है, इसकी चालकता क्या थी, कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो क्या करते हैं, ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या अपने विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। ये लिखेंगे कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का
चालन नहीं करते हैं। अब याद रखें रीजन, क्योंकि उनके आयन प्रबल क्या है, वही आकर्षण बल, या प्रबल क्या है, आयनिक बंध। इस बार आयनिक बंध लिखूंगा, प्रबल आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इसलिए बेटा वो क्या है, जब उनके आयन ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी। विद्युत धारा सिर्फ दो ही चीजों से प्रवाहित होती है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉनों से या तो क्या है, आयनों से। जो हमारे पास धातुएं हैं उनमें विद्युत धारा क्या इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो गलित अवस्था में हमारे पास रहते हैं जिनमें आयन होते हैं तो उनमें आयनों के द्वारा क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए जो हमारे पास आयनिक ठोस है बेटा, वो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक हैं अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आयन क्या है, प्रबल आयनिक बंध के द्वारा, या जिसे हम प्रबल आकर्षण बल कहते हैं ना, या स्थिर विद्युत बल जिसे कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं ना, के द्वारा बंधे हुए होते हैं। आयनिक बंध को क्या है, विद्युत बल भी कहा जाता है। इसी में दूसरा पॉइंट है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था, मतलब जिसमें वो थोड़ा नमी पा जाए, गल जाए, आयन उनके फ्री हो जाए, गलित अवस्था, और अपने विलयन, मतलब अगर इनका विलयन बना देंगे, जैसे पानी उनी में घोल देंगे तो क्या करेंगे, इनके आयन फ्री हो जाएंगे और विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। चलो एक बार फिर से पढ़ाई कर लें हम दोनों। चलो तो क्या करते हैं बेटा, चालन करते हैं। तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक क्या है, विद्युत का चालन किस अवस्था में करते हैं। तो गलित अवस्था में, जैसे हम लोग डिब्बा बम रखे हैं, थोड़ा नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर से आ जाता है, थोड़ा गल जाता है, आयन फ्री हो जाएंगे। और क्या विलयन में, जैसे उसको घोल देंगे पानी वगैरह में तो विलयन बन जाएगा ना, विद्युत का चालन करता है। लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं बेटा, जरूर इसको याद रखिएगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ लिए, आयनिक यौगिक भी पढ़ लिए और इसको समाप्त कर लिए। तो आयनिक यौगिक बना कैसे था, धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है। अब हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और भी हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें, ताकि जो है वीडियो सर्च में ज़्यादा है। सब्सक्राइबर होने से ही यूट्यूब क्या है, वीडियो को ज़्यादा पब्लिश करता है। 100% आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। तो वो आपको क्लास जो है 9th से लेकर के क्लास जो है 12th और नीट जेई के लिए भी वीडियोस मिलेंगी। बहुत ही जल्दी क्लास 6, 7, 8, 9th, 10th की मैथ की वीडियोस भी जो है मैम के द्वारा डाली जाएंगी। नंदिनी मैम इसमें अपना क्या है, वीडियो डालेंगी, तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हट जाते हैं हम, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खूब एनसीईआरटी पढ़ाई करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।